सो लास्ट क्लास तक हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने किया था कि अगर एक डाइपोल है इनिशियली किसी एंगल थीटा 1 पर और उसे फाइनली किसी और एंगल थीटा 2 तक रोटेट करा। सो इनिशियल जो एंगल है दैट इज थीटा 1, फाइनल जो एंगल है दैट इज थीटा 2। ये मैग्नेटिक मोमेंट m, ये मैग्नेटिक। तो थीटा और 2 तक ले जाने में जो वर्क डन करना होगा, ये वर्क डन हमने डिराइव कर दिया था। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, जो आया था -mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये वर्क डन का एक्सप्रेशन है, -mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। यही पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क डन gets stored in form of potential energy। तो ये सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, जिसे हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस वर्क डन के इक्वल होता है, विच इज माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सो जो भी आप वर्क डन करोगे एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से, वो सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। भाई यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं। लास्ट मैंने यहाँ छोड़ा था कल, ये शायद ये भी करा दिया हो। वैसे मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, ये भी सिलेबस से हट गया है। मैंने शुरू कर दिया है तो मैं बीच में नहीं छोड़ा, ये भी सिलेबस से हट गया। अरे भाई इतना आया समझ में या कोई प्रॉब्लम है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो गया। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का मतलब है U2 माइनस U1 which is minus of mb cos of theta 2 minus cos of theta 1। ये डिफरेंस है माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। देखो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं आगे तो U2 माइनस U1 मींस पोजीशन की एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन की एनर्जी, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस एम बी कॉस थीटा 2 प्लस एम बी कॉस थीटा 1। और आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, सो एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अमीन मैं बस अभी डिस्कस करता हूँ, मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। मैं एक बार ये करा दूं फिर बताता हूँ। तो U2 माइनस U1 इज माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा 2 माइनस एम बी कॉस थीटा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये जो एम बी कॉस थीटा 1 है ना, ये बेसिकली U1 है और ये बेसिकली U2। अगर मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस नहीं चाहिए, मुझे प्रिसाइसली पोटेंशियल एनर्जी चाहिए।
तो प्रिसाइसली पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो थीटा होगा उसे कुछ ऐसा ले लो कि U1 0 हो जाए। बताओगे थीटा 1 की क्या वैल्यू चूज करूं कि U1 0 हो जाए? थीटा 1 90 डिग्री ले लेते हैं, तो देखिए cos 90 0 हो जाएगा तो U1 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं U1 0 हो जाएगा। थीटा 2 को आप थीटा लिख दीजिए, U2 जो भी आएगा उसे आप U लिख दीजिए। तो जब आप वैल्यू रखेंगे, दिस इज U minus 0 is minus of MB cos theta 2, that's cos theta, minus MB cos, not 0, minus MB cos, MB cos 9। तो देखिए जो U हो जाएगा ना, दैट U इज माइनस ऑफ MB cos थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, जिसे आप लिख सकते हैं फर्दर माइनस ऑफ m डॉट। So ये potential energy हो गई of a bar magnet in uniform magnetic field. This is potential energy of bar. इतना लिख लीजिए। चलिए सब लिख चुके हैं, रब कर दूं इसको। अच्छा भाई, रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। बाकी चीजें मैंने ग्रुप पर डाल दी हैं साफ साफ, फिर भी एक बार सुन लीजिए कि जेई और नीट 2021 में मोस्ट लाइकली वहां भी ये सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पिछले सालों में यही हुआ है। लास्ट ईयर भी इन्होंने 12th के सिलेबस से कुछ टॉपिक्स हटा दिए थे जो जेई में नहीं आए, जिनसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं थे, वहां से हटा दिए गए। ये कई सालों से होता हुआ आ रहा है। तो ये माना जाता है कि जब सिलेबस से हट जाता है सीबीएसई के, तो जेई नीट भी हटा देता है। टू बी सेफ साइड हम एनटीए के नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। लास्ट ईयर एनटीए ने अक्टूबर में नोटिफाई किया था, इस साल शायद थोड़ा सा लेट हो, नवंबर तक वेट करते हैं एनटीए के नोटिफिकेशन का। जब तक एनटीए का कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता, हम रिड्यूस सिलेबस को टच नहीं करेंगे। हालांकि काफी कुछ करा दिया मैंने, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, इवन ये सब भी कटा हुआ था, ये करा दिया। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, जो रिलेटेड है वो होता है। लेकिन जो चीजें हम बिल्कुल स्किप कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जाहिर सी बात है, आपको समझाने के लिए मुझे करानी ही पड़ती है कई ऐसी चीजें। जब 11th की चीजें तो 12th का तो नहीं छोड़ूंगा मैं, जो समझने के लिए जरूरी है। तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन न लें। लेकिन हाँ, रिड्यूस सिलेबस का जो पार्ट है जो हम बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, अब जिसका किसी से कोई रिलेशन ही नहीं है, उसे हम फिलहाल स्किप करके चलेंगे। नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, जैसी नोटिफिकेशन आ जाएगा मोस्ट लाइकली कट जाएगा। 1% चांस है कि ना कटे, तो वो 30% सिलेबस है, ज्यादातर कवर कर लिया। छोटी छोटी सी चीजें होंगी जिसे हम 2-3 दिन के अंदर वाइंड अप करें। और ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं। जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स लेते हैं वो बहुत पुरानी लिखी हुई बुक्स है। उसमें कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो कभी पिछले 5 सालों से सिलेबस से हट गए। और ये इतना टफ एग्जाम्स होते हैं कि आप सिलेबस वाला ही पोर्शन ढंग से कर जाओ तो बहुत बड़ी बात। स्पेशली जब आप नीट देने जा रहे होते हो तो आप ऐसे लोगों से कम्पीट कर रहे होते हो जो बायो में पूरा का पूरा कराते हैं। जब आप जेई देने जाते हैं, आप ऐसे स्टूडेंट से कम्पीट करते हैं जो 12th का तो पूरा का पूरा जेई कर कर ही आ जाते हैं।
बजाय इसके कि आप उन चीज़ों पर स्ट्रेस दें जो सिलेबस में नहीं है। मेरे पास रोज मैसेजेस आते हैं, सर आपने ये नहीं कराया था, ये नहीं कराया था। गैल्वेनोमीटर में एक चीज़ होती है फिगर ऑफ मेरिट, ये नहीं कराया था। ये सब नहीं है सिलेबस का। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड होता था पहले जब मैंने कभी जेई दिया था, नहीं है वो सब सिलेबस में। तो अननेसेसरी चीज़ें आप ना उठाएं। कई बार होता है आप अपने भाइयों की और कई तो अपने अब्बा की बुक उठा लेते हैं उस जमाने की, कि उसके अंदर ये दिया हुआ था। सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्यों अपने ऊपर बर्डन बढ़ा रहे हो। उस वक्त चीजें उतनी घुमा फिरा कर नहीं आती थी जितनी घुमा फिरा कर अब आती। अब चीजें कंसेप्चुअली बहुत साउंड होती, जो सिलेबस है उसे ढंग से पढ़ ली। और आपको ज्यादा पढ़ने का शौक है, ठीक है, मैं क्लास में नहीं लूंगा, लेकिन क्लास के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्लास में मैं अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं डालना चाहता, जबकि मैं जानता हूँ कि मेजोरिटी का सिलेबस में भी क्या हाल होता है। सो इसमें अगर किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। हम अभी रिड्यूस सिलेबस के कुछ पोर्शंस कवर नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन के बाद कवर। हाँ जी, क्या कहते हो, कवर करना है अभी नहीं करें? अबे कोई जवाब नहीं दे रहे। जुनैद अनम्यूट नहीं कर सकता यार, बहुत शोर शराबा हो जाता है। चलिए। मिसाक साहब अलग आदमी है यार वो। जुनैद क्लास की कुछ चीजें मैं डिसाइड करता हूँ, मैं ही करूंगा। कुछ चीजों में डिस्कशन का कोई फायदा नहीं होगा। चलिए फाइल, नेक्स्ट देखिए। अब ये जो नेचुरल मैग्नेटिज्म है, इसमें ये सब कटा हुआ था जितना मैंने आपको कल कराया है, बार मैग्नेट, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारा पोर्शन कट गया था। मैं देख नहीं पाया था इसलिए मैंने आपको करा दिया सारा, वरना मैं अभी नहीं कराता। इसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जी, बोर्ड्स में से भी खत्म हो गया, बोर्ड्स में से तो बिल्कुल खत्म हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ये अब सिलेबस में नहीं है। मतलब इसमें हम पढ़ते थे डाया, पैरा, फेरो क्या होता है, तो अब ये सिलेबस में नहीं है, इसको करने से कोई फायदा नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बाद नेक्स्ट देखिए, एक और टॉपिक है, इसको हम अभी नहीं कर रहे हैं। लास्ट है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं, अर्थ मैग्नेटिज्म हम करेंगे बट आफ्टर मैग्नेटिक फ्लक्स। अर्थ मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ पोर्शन यूज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स करने के बाद। सो चैप्टर नंबर 5 में यही दो टॉपिक्स बचे हुए थे। बार मैग्नेट के अलावा अगर कुछ बचा हुआ था तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल था और अर्थ मैग्नेटिज्म। सो क्लासिफिकेशन एक लंबा थियोरेटिकल टॉपिक है जो हट गया। अर्थ मैग्नेटिज्म हम मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में कुछ नहीं बचा। चैप्टर नंबर 6 पर आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही हम अर्थ मैग्नेटिज्म इंक्लूड करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये स्टार्ट होता है विद, देखो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखो, इसमें करना क्या। देखिए, आज तक हमने पढ़ा था, क्या पूछ रहे हो सुनाओ जरा, साफ साफ बताओ। रहबर आलम, चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ अर्थ मैग्नेटिज्म और कुछ नहीं है। आप 6 स्टार्ट हो गया। 5 में सिर्फ बार मैग्नेट करना था, वो भी हटा दिया, सिर्फ एक अर्थ मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, और चैप्टर नंबर 5 में कुछ नहीं, सब बढ़िया।
कुछ नहीं पढ़ेंगे। बार मैग्नेट भी हट गया, आपकी मर्जी है, आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो जो मैंने कल कराया था उसे आप कर लीजिए। सिर्फ अर्थ मैग्नेटिज्म बचा हुआ है जो आप चैप्टर नंबर 6 के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए, अप टू चैप्टर नंबर 5 हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक वायर है, कंडक्टर है, और उस कंडक्टर से अगर आपने करंट पास कर दिया, सो ये कंडक्टर प्लस करंट मिलकर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये हमने किया था इन चैप्टर नंबर 4। लेकिन नेचर बहुत सिमेट्रिक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड हो और करंट हो, नॉट करंट, मैग्नेटिक फील्ड हो और कंडक्टर हो, और आप कुछ मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर लें और करंट प्रोड्यूस हो जाए। भाई कोई डिवाइस देखिए जो ऐसे काम करती हो कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो, आपके पास कंडक्टर हो, और ये दोनों मिलकर करंट प्रोड्यूस कर दें, ऐसी कोई डिवाइस देखिए आप। हाँ, जनरेटर। डायनामो और जनरेटर इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जनरेटर में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, कंडक्टर है, कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड पास कराई और करंट प्रोड्यूस हो गया। जो है कि मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर मिलकर मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अगर आप फिजिक्स की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से देखेंगे तो बहुत बड़ी डिस्कवरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले करंट या ईएमएफ की एक ही सोर्स हुआ करती थी, और वो जो सोर्स थी, दैट सोर्स वाज सेल। सिर्फ एक सोर्स थी जो सेल था। बट इस लॉ के बाद करंट की और ईएमएफ की कई ऑल्टरनेटिव सोर्सेज आनी शुरू हो गई। जैसे एक एसी जनरेटर। सेल बहुत हैवी वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि सेल से आप 10,000 वोल्ट का वोल्टेज प्रोड्यूस करो। बट यूजिंग दिस एसी जनरेटर आप 50,000 वोल्ट तक जनरेट कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा। तो ये जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। जो हैवी मशीनरी होती है, वो मशीनरी सेल से रन नहीं हो सकती। उस मशीनरी को रन करने के लिए आपको हैवी करंट चाहिए, जो जनरेटर जनरेट। तो इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ ये देखना है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ईएमएफ कैसे जनरेटर से इंड्यूस किया जा सकता है। सेल के अलावा और क्या तरीके होंगे जहां से आप ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़िए। ये पूरी जो थ्योरी है, ये थ्योरी लिखिए, रैबर लिखिए। शुजात, नाजिम को फोन कीजिए, तब बात करिए।
और तुम्हें क्लास में ये डाउट्स है? नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्रॉसिंग एरिया नॉर्मल। तो अगर आपने कोई एरिया ले लिया, ये जस्ट एग्जैक्ट रिपीटेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सेम कहानी जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ी थी, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ रिपीट कर दें। तो अगर ये एरिया है और इस एरिया से कई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स फ्री हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज सिंपली द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मल। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जगह अगर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए एरिया है, भाई एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताओगे मुझे? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होता है? कैसे डिसाइड करते हैं डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स नॉर्मल। तो ये एरिया वेक्टर, एरिया एस का डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स नॉर्मल। और ये मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है कुछ इस डायरेक्शन में, दिस इज मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल है, दैट एंगल इज थीटा। तो जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था, बिल्कुल वैसे ही आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिफाइन करें। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, इट्स बी डॉट एस। और जब आप इस बी डॉट एस को ओपन करोगे, दिस इज बी एस कॉस थीटा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, where theta is angle between, this is angle between normal to area जिसे आप एरिया वेक्टर कहते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल होगा, दैट एंगल इज थीटा। इज अ स्केलर क्वांटिटी जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये स्केलर होगा। इसकी जब आप एसआई यूनिट कैलकुलेट करोगे, इट्स मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, एरिया इज मीटर स्क्वायर, और इस टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर कहते हैं। जब आप सीजीएस यूनिट कैलकुलेट करेंगे, सीजीएस यूनिट मैक्सवेल होती है। इसकी जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट इज मैक्सवेल। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 वेबर जो होगा, दैट इज 10⁻⁸ मैक्स। भाई मैक्सवेल याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन होता है। 1 वेबर इज 10⁻⁸ मैक्सवेल, दैट्स मैग्नेटिक। अब इसके बाद अगर वो आपसे कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही हो, या फिर आपके पास कर्व्ड सरफेस है।
या तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो या फिर कर्व सरफेस हो। इन दोनों ही केसेस में जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी। जैसी चीजें नॉन यूनिफॉर्म होंगी या कर्व सरफेस होगी, आपको इंटीग्रल यूज करना है, फाई आ जाएगा, इट्स इंटीग्रल ऑफ, यस, बी डॉट डी, तो इट्स इंटीग्रल ऑफ बी डी एस कॉस थीटा। और यहाँ जो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं सरफेस के ऊपर, इट्स अ सरफेस इंटीग्रल, लिमिट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटीग्रल सरफेस के ऊपर, ये इंटीग्रल सरफेस के ऊपर है, इट्स अ सरफेस इंटीग्रल, यूनिट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपसे कह दूं मेरे पास क्लोज सरफेस है, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, क्लोज सरफेस के लिए आप ऐसे लिखोगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। जब आप क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस लेंगे, दैट कम्स आउट टू बी जीरो। अगर आप क्लोज सरफेस लेंगे, इट कम्स आउट टू बी जीरो। देखो इसका मतलब क्या है। अगर मैं कोई क्लोज सरफेस ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक क्लोज सरफेस ले ली, इसके अंदर मैंने कोई मैग्नेट रख दी, तो मैग्नेट में नॉर्थ पोल भी होगा, मैग्नेट में साउथ पोल भी होगा। जितनी फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर जाएंगी, उतनी साउथ में एंटर कर जाएंगी। जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना एंटर करेगा, नेट जीरो। जितना नॉर्थ से बाहर जाएगा उतना साउथ में एंटर भी कर जाएगा, नेट फ्लक्स जीरो। तो बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो लिखने का आने का रीजन सिर्फ यही है कि हमेशा मैग्नेटिक पोल्स पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ नॉर्थ पोल हो या फिर सिर्फ साउथ पोल, दोनों पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी और साउथ से एंटर कर जाएंगी, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस यहाँ जीरो है। और इसी स्टेटमेंट को गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी कहते हैं, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस हमेशा जीरो होगा। और ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म आपको बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते तो ये जीरो नहीं आता। मान लीजिए क्लोज सरफेस सिर्फ नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर जाता, तो फील्ड लाइन सिर्फ बाहर निकालती, एंटर नहीं होती, नेट फ्लक्स जीरो नहीं आता। तो ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म मैथमेटिकली ये शो करता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, डाइपोल एग्जिस्ट करते। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में मुझे बताना जरा, अगर मैंने एक स्फेयर लिया तो उस स्फेयर में माइनस क्यू और प्लस क्यू रख देते हैं। माइनस क्यू और प्लस क्यू अगर मैंने रख दिया एक क्लोज सरफेस में, बताओगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? रीजन क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होने का? नेट चार्ज जीरो था। नेट चार्ज जीरो है तो यस, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। यहां पर होने का रीजन क्या है? नेट मैग्नेटिक चार्ज जीरो होगा, जितना नॉर्थ पोल पर होगा उतना साउथ पोल पर होगा, कोई नेट मैग्नेटिक पोल नहीं। ये इसलिए नहीं आ रहा है तो अमान में, अमान डीएस जीरो नहीं होता, डी एल जीरो होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल, जो हमने मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स में पढ़ा था। तुम गलत सोच रहे हो। यहाँ जीरो होने का रीजन है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। जितनी फील्ड लाइंस बाहर उतनी एंटर कर जाएंगी, जितना फ्लक्स बाहर जाएगा उतना फ्लक्स एंटर कर जाएगा, नेट फ्लक्स जीरो। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर आपने क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर जाएंगी उतनी नेगेटिव में एंटर कर जाएंगी, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। मैग्नेटिज्म में तो मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब भी आप कोई सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाओगे, उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों होंगे, तो जितनी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उतनी एंटर जाएंगी, नेट फ्लक्स जीरो। अमान अब हुआ क्लियर? वो जो तुम लिख रहे हो डी एल जीरो होता है।
सेम कंडक्टर की तरह है, इलेक्ट्रोस्टैट की तरह कह रहे हो क्या? जो है, हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट की तरह, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया और कुछ नहीं। और ये कि वहां गॉस लॉ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ गॉस लॉ जीरो। इतना लिखिए, फिर इसमें क्वेश्चंस देखना शुरू करो। वजह ये रहा ना, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये रहा। यहाँ पर अगर आप डाइपोल रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म होगी बट नेट फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि दोनों डाइपोल की स्ट्रेंथ सेम होती है। ओपन सरफेस है तो ऐसे कैलकुलेट करोगे, बट इफ इज अ क्लोज सरफेस, तुमने सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रख दी, मैग्नेटिक फील्ड तो होती ही नॉन यूनिफॉर्म, बट नॉर्थ और साउथ पोल सेम होंगे। जितना नॉर्थ से बाहर जाएगा उतना साउथ से एंटर करेगा, नेट इज जीरो। वजाहत। ओपन के लिए लिख दिया मैंने यहाँ, बी डॉट डी एस इज जीरो, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी। याद रखना, जीरो हमेशा क्लोज सरफेस पर होगा, ओपन पे नहीं। चलिए इतना सब लिख चुके हैं, रब कर दूं इसे। चलो चलो लिखो लिखो, जोएब लिखो। जोएब लिख लेना तो बताना मुझे, फिर रब करता हूँ। नीतीश, मोनोपोल मीन्स सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल? नीतीश, मोनोपोल मीन्स सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल? अरबा भी इसलिए जीरो हुआ क्योंकि डाइपोल है, नॉर्थ के साथ साथ साउथ भी है, जितना बाहर निकला उतना एंटर भी करिए। और यस, नॉर्थ और साउथ की स्ट्रेंथ सेम होती है, इसीलिए जितना बाहर निकला उतना एंटर कर गया, नेट जीरो। अरबा। एम सेम होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ और साउथ की सेम होती है। देखो इसमें कुछ तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ये तो मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगा, देख लीजिए। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुछ क्वेश्चन शुरू के एक दो क्वेश्चंस जो होंगे वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिपीटेशन है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग इट्स एक्सिस बना है। वजह, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी, ओपन लूप बना नहीं सकती, ऐसे नहीं हो सकती। अगर आप नॉर्थ और साउथ ले लें तो ये हमेशा नॉर्थ से बाहर जाएगी, साउथ को एंटर कराएगी, ऐसे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये आएगा। ये वाली प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि एक्स के लॉन्ग है। तौहीद पूछ रहा है मैग्नेट को ऐसे प्लेस नहीं कर सकते कि सिर्फ एक पोल ही सरफेस के अंदर हो। बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन फिर मैग्नेट इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस आएगा। तौहीद कह रहा है कि ऐसे रख दें कि आधा बाहर आधा अंदर, तो गॉस लॉ का तो मतलब ये है जो हम लिख रहे थे क्लोज इंटीग्रल, कि क्लोज सरफेस है, कहानी पूरी क्लोज सरफेस के अंदर। क्लोज का मतलब ही यही होता है कि इनक्लोजिंग समथिंग। अगर आपने आधा निकाल दिया तो फिर ये इसके लिए क्लोज नहीं है, क्लोज होगा तब जब पूरा होगा। अब अगर आपने एक एरिया एस ले लिया, इस एरिया एस का ये डायरेक्शन है एन कैप। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम एक मैग्नेट होनी चाहिए यार पूरी क्लोज सरफेस के अंदर।
कोई एक मैग्नेट हो, क्योंकि आप एक मैग्नेट के लिए फ्लक्स डिफाइन करें, एक मैग्नेट, तभी आप कहोगे क्लोज सरफेस के अंदर कुछ रखा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट का रिपीटेशन है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन स्पेस। अरे 2 टेस्ला। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ 5 मीटर स्क्वायर if field lines are inclined at 30 degree with plane of area। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैंने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया है, बाकी सब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किया है। तो देखिए ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लेन है एरिया का, ये प्लेन है। प्लेन के साथ एंगल दिया है 30 डिग्री। तो नॉर्मल के साथ देखिए टोटल तो 90 डिग्री होगा, नॉर्मल के साथ कितना आ जाएगा 60। तो जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, फ्लक्स इज सिंपली बी एस कॉस 60। तो फ्लक्स आ जाएगा बीस टू एस इज 5 कॉस 60 इज हाफ, हाफ से 2 कैंसिल हो गया, फ्लक्स आ गया 5 वेबर। 5 वेबर का फ्लक्स हो जाएगा। भाई ये क्लियर है? इसमें कोई परेशानी किसी को? इसमें तो परेशानी होनी नहीं चाहिए। हाँ जी, हुआ ही सबसे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए। अगर मैं एक और दे रहा हूं आपको, मैं आपसे कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड। भाई कोशिश किया करो कि मैसेजेस ना आप एवरीवन वाले में डालो। अब भी मेजोरिटी के मैसेजेस प्राइवेटली आते हैं, वो आप वहां से सेट कर लो। जब आप चैट रूम में मैसेज करते हो उसमें आप एवरीवन वाला डाल दो। एक और देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन बी 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप टेस्ला exist in space। Calculate flux to area of 2 meter square in YZ plane। तो मुझे बताओ कि अगर एरिया मैं लिख रहा हूँ YZ प्लेन में तो डायरेक्शन क्या होगा? अगर मैं लिख रहा हूँ कि एरिया YZ प्लेन में है तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं जो एरिया वेक्टर होगा, दिस एरिया वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ आई कैप मीटर। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, इट्स 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप। तो जो फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स इज बी डॉट एस नाउ। 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप डॉट 2 i कैप। देखिए आई कैप का कोफिशिएंट 2 है, आई कैप का कोफिशिएंट 2 है, तो जो फ्लक्स हो जाएगा दैट्स 2 into 2 विच इज 4 का। तो ये तो सीधे सीधे क्वेश्चंस थे, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट में करे होगा। इसे लिख लीजिए। अब कुछ ढंग के न्यूमेरिकल्स पर आते हैं जो प्रिसाइसली ईएमआई के लिए।
चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहां से ना सोलोनॉइड बहुत यूज होनी शुरू हो जाएगी। सो अ लॉन्ग सोलोनॉइड with radius 3 centimeter carries a current of 2 ampere। तो लॉन्ग सोलोनॉइड है, तो सेंट्रल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। सोलोनॉइड इज 70 centimeter long and is composed of 300 tons of wire। Assuming ideal solenoid model, calculate flux link with circular surface if उसमें कई पार्ट्स हैं। फर्स्ट, it has a radius of 1 centimeter and is perpendicular to axis of solenoid। फर्स्ट इनसाइड भाई, क्वेश्चन लिखते रहिएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर जाएगा आपके एनसीईआरटी के। आउटसाइड बी, it has radius of 4 centimeter and is perpendicular to the axis of solenoid with its center lying on the axis। Center lying on the axis of solenoid। C, it has radius, इसको जल्दी जल्दी लिखते रहिए, साथ में सॉल्व करेंगे। ग्रेटर देन 3 centimeter and axis of solenoid subtend an angle of 60 degree normal to area। Last part, plane of circular coil is parallel to the axis of solenoid। इसे लिखिए फिर साथ में सॉल्व करिए।
चलिए लिख लिया सबने, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट देखो, लॉन्ग सोलोनॉइड है, रेडियस 3 सेंटीमीटर, करंट 2 एम्पियर, 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 300 टर्न्स। सो पहला आप एक काम करिए, सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करिए। मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलोनॉइड की म्यू नॉट एन आई। एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसे आप लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल। लेंथ ऑफ सोलोनॉइड से इसे आप डिवाइड करो, तो म्यू नॉट आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देखिए 300 है, टोटल लेंथ देखिए 70 सेंटीमीटर, 0.7 मीटर हो जाएगा। करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। सो कुछ इतना टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। सो मैं सब कुछ बी की टर्म्स में सॉल्व करूंगा, आप जब बाद में कभी कैलकुलेट करो न्यूमेरिकल वैल्यू रख लेना, बहुत टाइम वेस्ट होगा। अब एक सर्कुलर सरफेस है, वो अलग अलग तरह से रखी हुई है। पहले कह रहा है इट हैज रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस सोलेनॉइड इनसाइड एंड आउटसाइड। इतने पोर्शन रब कर दूं, यहां तक तो लिख लिया होगा सबने। अच्छा, तो देखिए ये अगर आपकी सोलोनॉइड है, ये आपको सोलोनॉइड दी हुई है, ये सर्कुलर पोर्शन है, इसको सोलोनॉइड के अंदर रखा है। देखो ये एक्सिस है सोलोनॉइड का, दिस इज एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड। सोलोनॉइड जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग होती है। सोलोनॉइड का रेडियस कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। रेडियस बताओगे मुझे, रेडियस कितना था? 3 सेंटीमीटर रेडियस। तो पहली जो कॉइल ली है, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मींस फर्स्ट कॉइल ऐसे रखी हुई है, ये इसका रेडियस है विच इज 1 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए, मुझे बताओगे इस कॉइल के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? ये कॉइल रखी है आपकी वाईजेड प्लेन में, ये एरिया वेक्टर जाएगा। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। ए पार्ट में जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स इन पार्ट 1, तो आप लिख सकते हो भाई जो फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स इज बी ए कॉस 0। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो आप लिख सकते हैं ये आ जाएगा बी ए। एरिया कितना होगा? 1 सेंटीमीटर वाली कॉइल का एरिया, तो ये आ जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, इतना बेटर। ये बताइए भाई, इसमें बहुत पार्ट्स है तो मैं सब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं बी की टर्म्स में लिखता चला जाऊंगा। ये समझ में आया आपके? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। ये न्यूमेरिकल बेसिकली आपको एंगल ही लेना सिखाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कैसे डिसाइड। जुनैद, फैजान, योगेश, नीतीश, सेकंड पार्ट देखिए। योगेश है क्लास में? रेडियस है 4 सेंटीमीटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड विद इट्स सेंटर लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो देखो ये मैं सेकंड कॉइल ले रहा हूँ, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अच्छा एक चीज और, इसमें एक पार्ट और है, इसमें एक पार्ट और है। ये तो फर्स्ट पार्ट है वन का, ए का जब हम सेकंड पार्ट लेंगे ना, तो देखिए ये कॉइल बाहर रखी हुई है, ये तो पार्ट 1 था, इसे मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रख दिया।
अगर आप इसको इसी तरह से बाहर रख दोगे तो बाहर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये पार्ट 2 है। सो बी आउटसाइड तो जीरो होती है लॉन्ग सोलोनॉइड में, तो फाई जब आप आउटसाइड वाले के लिए लोगे तो जीरो आ जाएगा, सेकंड पार्ट में जीरो आएगा। अब जब हम बी पार्ट करते हैं, रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड। तो इसको एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। सोलोनॉइड का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और ये आपका कॉइल रखी हुई 4 सेंटीमीटर एरिया। दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। ये बाहर निकल रहा है 4 सेंटीमीटर। आपको चाहिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यही डायरेक्शन एरिया वेक्टर का होगा। तो देखो फिर से एंगल जीरो, बी एस कॉस जीरो। बट एरिया क्या लोगे, पाई इंटू 4 स्क्वायर। एस कितना लेंगे? हाँ भाई देखिए सुनिए, हम एरिया सिर्फ उतना लेते हैं जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड हो। सिर्फ वो एरिया कंसीडर करेंगे जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड हो। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने पोर्शन में, बाहर नहीं है इसके। इस पोर्शन से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। नहीं 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 वजाहत नहीं, सिर्फ इतना एरिया बाबू, इतना एरिया लोगे। तुम तो बाहर वाला ले रहे हो, इतना एरिया लोगे, बाकी से तो फ्लक्स ही पास नहीं हो रहा। तो एरिया आप लेंगे पाई इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 स्क्वायर। भाई ये आया समझ में? जब हम लिखते हैं एरिया, दैट मीन्स एरिया लिंक्ड विद मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक कॉइल का टोटल रेडियस तो 4 है, लेकिन ये तो बाहर जा रहा है। बाहर वाले से मतलब थोड़ी ना, हमें सिर्फ उससे मतलब है जो विद इन द मैग्नेटिक। सो दैट्स पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 3 इंटू 10 रेज पर -2 स्क्वायर एरिया। तो जब आप फ्लक्स लो, फ्लक्स इज बी पाई 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 स्क्वायर, ये फ्लक्स है। सेकंड में जो कॉइल है वो ऊपर रखी है, अंदर है, बट एक्स्ट्रा पार्ट बाहर आ रहा है। बी पार्ट की बात कर रहे हो जुनैद? बी पार्ट पूछ रहे हो ना? हाँ, ये, हाँ ये कॉइल अंदर रखी हुई है। ये कॉइल अंदर रखी है सोलोनॉइड की, लेकिन इसका कुछ, इसका रेडियस ज्यादा है सोलोनॉइड से, तो कुछ पार्ट इसका बाहर जा रहा है। तो हम सिर्फ वो एरिया लेंगे जो एरिया विद इन द मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे समझ लो सोलोनॉइड में गैप्स होते हैं ना, ऐसे इन गैप्स में ऐसे रखकर मैंने एक कॉइल ली। सो जो एरिया बाहर जा रहा है उससे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड ही नहीं होगी, इसे यूज नहीं करेंगे, इस वाले को यूज नहीं करेंगे। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इतने पोर्शन से पास होगी, तो जो एरिया आएगा 3 इंटू 10 रेज़ टू। जुनैद हुआ क्लियर? मतलब ये सब याद रखिएगा, एरिया कौन सा कंसीडर करते हैं, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स। बाहर का एरिया, बाहर के एरिया की जरूरत नहीं है पता लगाने के लिए भाई, टोटल एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर दीजिए। बाहर एरिया से जब फ्लक्स ही पास नहीं हो रहा तो वो आपके किसी काम नहीं है। फिर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल में से जो एरिया अंदर है उसे सबट्रैक्ट कर दीजिए। लेकिन उस्मा क्या इस बाहर वाले से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है उस्मा? अंदर का रेडियस ऐसे पता है क्योंकि सोलोनॉइड का रेडियस पता है। सोलोनॉइड का रेडियस क्वेश्चन में दिया है ना 3 सेंटीमीटर। तो जो पोर्शन सोलोनॉइड में होगा उसका रेडियस तो 3 सेंटीमीटर ही होगा। जो, हाँ वहां से हमने लिया 3 सेंटीमीटर।
तो जो बाहर जा रहा है उसकी तो टेंशन ही लेनी, वहां से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास होगी नहीं, वहां से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, तो उससे मतलब ही नहीं है, सिर्फ मतलब उससे जो अंदर। जी अरबाब लिखा हुआ था, लॉन्ग सोलोनॉइड लिख दिया ना उसने, अगर दैट मीन्स आइडियल सोलोनॉइड, लॉन्ग लिखा हुआ था एक जगह। इनसाइड तो कहीं भी हो सकता है, तो सिर्फ सेंट्रल रीजन क्यों कंसीडर कर रहा है? सो सेंट्रल रीजन लेने का रीजन है अलमास, अगर आपको थोड़ा सा सोलोनॉइड याद, हमने सोलोनॉइड में किया था कि सेंट्रल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। ये हमने हेल्महोल्ट्ज कॉइल की भी एक डेरिवेशन करी थी, जहाँ दिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रल रीजन में यूनिफॉर्म है, इधर उधर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए हर जगह सेंटर, सारी जगह इस कॉइल को सेंटर पे रखा है ताकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहे। आप यहाँ कहीं ले जाएंगे वैल्यू चेंज करने लगे। हाँ अलमास हुआ क्लियर। सोलोनॉइड जब हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ से पढ़ी थी तब कराया था कि सिर्फ सेंट्रल रीजन में यूनिफॉर्म है, सेंट्रल के अलावा कहीं और जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेम कहानी हमने हेल्महोल्ट्ज कॉइल में भी प्रूव करी थी आपको कि सेंट्रल रीजन के आसपास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, ये रीजन है सेंटर पर लेने का। अच्छा अब सी देखिए, इट हैज रेडियस ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, तो देखो रेडियस तो सी में बताया नहीं, कह रहा है 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री नॉर्मल टू। सो अगर मैं इसको भी ड्रॉ करूं, जब तक मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं तुम लोग ये सोचो एंगल क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना होगा और एरिया कितना होगा, सी पार्ट। देखिए बहुत गलती होती है सी पार्ट के अंदर। तो ये एरिया है, ये एरिया का नॉर्मल है, और 60 डिग्री एंगल जरा पढ़ो किसके साथ दिया हुआ है, 60 डिग्री नॉर्मल टू एरिया। ये नॉर्मल टू एरिया है, ये सोलोनॉइड का एक्सिस होता है, इसके साथ ये 60 डिग्री दिया। तो भाई जो 30 डिग्री लोग सोच रहे हैं 30 डिग्री क्यों होगा, आप तो एंगल ही नॉर्मल के साथ लेते हैं ना, उसने क्वेश्चन में भी आपको नॉर्मल के साथ एंगल दिया हुआ है, तो आप लोगे ही 60 डिग्री। तो आपका फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा बी एस कॉस 60। भाई एरिया बताओगे मुझे कितना लोगे, 3 सेंटीमीटर से तो ज्यादा है इसका रेडियस, हम एरिया कितना लेंगे। हाँ जी, जो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया होगा पाई इंटू 3 इंटू, हाँ सवाल है, अगर प्लेन लिखा होता तो जो आप कह रही हैं वो सही होता, कॉस 60 था, इतना गलत। चलिए भाई सी पार्ट में भी कोई परेशानी नहीं किसी को। देखो अगले न्यूमेरिकल में नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, अभी तो फिर भी यूनिफॉर्म। अच्छा ये हो गया आपका, और अब डी पार्ट देखिए। नहीं वजह, जो इफेक्टिव एरिया है ना जो आपको दिख रहा है, इफेक्टिव एरिया इतना होगा, तो मैं ये दिख रहा है ना ये टेढ़ा हो जाएगा, तो इफेक्टिव एरिया इतना ही होगा। जिस तरह से तुम सोच रहे हो उस तरह से फिर तुम डॉट प्रोडक्ट मत लो,
तुम एरिया ही कैलकुलेट कर लो। जिस तरह से आप सोच रहे हो उस तरह से आप डॉट मत लीजिए, आप एरिया ही कैलकुलेट करो। अच्छा, डी पार्ट देखिए। अगर ये सोलोनॉइड ऐसे रख दी मैंने, कॉइल मैंने ऐसे उठाकर रखी हुई है, कॉइल रखिए एग्जिट प्लेन। दिस कॉइल इज इन एग्जिट प्लेन। नॉर्मल इधर जाएगा वाई एक्सिस के लॉ। बताओगे फ्लक्स कितना हो जाएगा? भाई एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा बी एस कॉस 90। जल्दी लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्स वाई में भी रख सकते हैं। हाँ, एक ही बात है वजह। एक्स वाई में रख दीजिए, आंसर तो सेम ही आएगा। आपका एरिया वेक्टर फिर जेड के लॉन्ग आने लगेगा, 90 डिग्री होगा। हाँ, सवालिया पैरेलल बोला है, एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए, एक्सिस के पैरेलल आप ऐसे भी रख सकते हैं, आपने एक्जेड प्लेन में रख दिया, या आप एक्स वाई प्लेन में उठाकर रख दो। एक्सिस के पैरेलल प्लेन है, प्लेन ऑफ कॉइल। एक्सिस नहीं कॉइल का, एक्सिस नहीं, प्लेन ऑफ कॉइल। तो आप प्लेन ऑफ कॉइल को एक्जेड के लॉन्ग रख दो, या प्लेन ऑफ कॉइल को एक्स वाई के लॉन्ग रख दो, क्योंकि तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना। कॉइल तुम्हारी टू डायमेंशनल होती है, एक एक्स के लॉन्ग आना चाहिए, तो या तो एक्स वाई या एक्जेड ले लो, एक चीज एक्स के लॉन्ग होनी चाहिए, वाई जेड मत लेना। दोनों ही केसेस में सेम आएगा। चलिए इसे रब कर देता है, रब कर दूं इस पूरे को। ये बड़ा काम का न्यूमेरिकल है, जब भी तुम्हें फ्लक्स रिवाइज करना हो बस इस एक न्यूमेरिकल को कर लो, जो छोटी छोटी होती हैं वो सब रिकॉल हो जाती है। अब एक और देखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म पर चलने से पहले जरा एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर मैं आपको एक सॉलिड सिलेंडर दे रहा हूं, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का रिजल्ट था जिसे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में यूज कर लेंगे। कि अगर मैंने आपको एक सॉलिड सिलेंडर दे दिया, ऐसे करके मान लो ये सिलेंडर, और इस सिलेंडर से कुछ करंट पास हो रहा है। ये रहा सिलेंडर, सेंटर ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज कैपिटल आर। मैं आपसे कहता हूं इसके इनसाइड यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, स्मॉल आर सर्कुलेशन पर इनसाइड। तो जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ कर रहे थे तब हमने इसको डिराइव किया था, इस एक्सप्रेशन को, ये आता था म्यू नॉट आई। शायद ये दूसरा या तीसरा तीसरा क्वेश्चन रहा होगा।
2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। जो लोग भूल गए वो इसे लिख लीजिए, वैसे इतना तो याद होना चाहिए, ज्यादा दिन हुए नहीं इसे करे हुए। म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमने ग्राफ भी प्लॉट किया। इसे लिख लो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए इसको लिख लिया आप लोगों ने, रब कर दूं इसे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ नॉन यूनिफॉर्म सी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या किया हुआ है, आपको एक सॉलिड सिलेंडर दिया है, कुछ ऐसा मान लीजिए। बहुत ही लॉन्ग सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर ऐसे कर कर एक सॉलिड लॉन्ग सिलेंडर दिया है। इस लॉन्ग सिलेंडर में करंट को जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे, सिलेंडर का जो रेडियस है दैट रेडियस इज कैपिटल आर। अब एक सरफेस रखी हुई है, ये सरफेस आप अब ये है 3 डायमेंशनल। सरफेस रखी है ये कुछ ऐसे रखी। ऐसे मैंने आधे रेडियस को कवर करते हुए सरफेस रखी। अब ये डायग्राम तो 3 डायमेंशनल है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होती है। अगर आपको ये स्ट्रेट वायर याद है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर में यहाँ इनवर्ड्स होगी, इनवर्ड्स होगी या आउटवर्ड्स होगी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, मुझे बताओगे अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। एरिया वेक्टर पे जब आप परपेंडिकुलर लेंगे तो वो परपेंडिकुलर भी इनवर्ड जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर यहाँ परपेंडिकुलर होगा। तो क्वेश्चन है, अलोंग सॉलिड कॉपर वायर कैरीज अ करंट। रेक्टेंगल है तो ही एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, करंट है। कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स per meter of wire for a plane surfaces inside the wire as shown in figure। तो ये प्लेन सरफेस है, ये इनसाइड द वायर लिखी हुई है, आपको फ्लक्स पर मीटर चाहिए ऑफ द वायर। तो अब वायर की कुछ लेंथ एल मान लो, उस लेंथ एल के लिए कैलकुलेट कर लो भाई, ये कितना हो जाएगा, रेडियस आर हो जाएगा। एरिया कितना होगा, एल इंटू आर हो जाएगा।
जरा करके देखना। मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ अगर आप r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई r स्क्वायर। सो जरा देखकर बताओ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। तो देखो पहले यहां पर एक काम करना, थोड़ा सा हिंट देख लो, आप एक स्मॉल पोर्शन लेना इस एरिया का। भाई इसे लिख लीजिएगा, ये आपके स्कूल एग्जाम्स वगैरह में तो नहीं आ सकता। आप एक स्मॉल पोर्शन ले लीजिएगा। इस स्मॉल पोर्शन की जो थिकनेस है दैट थिकनेस इज डी आर, और सेंटर से सेपरेशन आर है। मुझे बताओगे स्मॉल पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा? हाँ, एल मल्टीप्लाइड बाय डी आर। तो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट of area LDR at a separation R from center of R। चलिए सॉल्व करिए, मुझे बताइए कितना आ रहा है। देखो काफी तो मैंने हिंट दे दिया, आप थोड़ा सा ही काम रह गया आपके लिए, करके देखिए। फ्लक्स आएगा ना इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस। आपको एंगल भी पता है कि एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। करो यार, सॉल्व करो, थोड़ा सा करो। देखो इसका का आंसर भी आ गया। मैं इसका का आंसर सही है, और देखो किसी का कुछ आ रहा है? वजाद का भी आंसर सही है। और सैदा, मोमिना, तौहीद, नीतीश, योगेश। हाँ तौहीद खतर बेइज्जती है कि लिखना भी, लिखेगा भी नहीं है ना। हाँ जोया का भी सही है, फरा का भी सही है। सनाउल, वेरी गुड। सो ये आ जाएगा बी विच इज म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी एस। डी एस इज एल डी आर। और ये कहां से कहां तक जाएगा? जीरो से कैपिटल आर तक जाएगा। सो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r स्क्वायर कॉमन आ गया, कांस्टेंट है, 0 to r, और एल भी बाहर आ गया, आर डी आर बचा। देखो सबका सही आ रहा है, म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई r स्क्वायर डी आर। आर का इंटीग्रल इज r² बाई 2, लिमिट 0 to r, 2 को बाहर ले जाओ। इट्स म्यू नॉट आई एल बाय 4 पाई r स्क्वायर
It's r square minus 0 square. Mu naught I L r square by 4 pi r square. r square से r square कैंसिल हो गया, फ्लक्स आ गया mu naught I L by 4 pi. ये भाई टोटल फ्लक्स है जो इससे पास होगा. सो ये एक एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए भी हो गया. तो मैग्नेटिक फ्लक्स खत्म हुआ. कल से फिर फेराडेज लॉ स्टार्ट करेंगे कि फेराडेज लॉ क्या है. चलिए, लव इज Rafiz Arif.